नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज दोस्तों हम बात करेंगे शीत युद्ध के जो बचे हुए चरण हैं उनके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी शीत युद्ध के जो स्टार्टिंग के 3 चरण थे कि किस प्रकार से इसका उत्थान हुआ, किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, और इन जो 6 चरणों में क्या है सारा शीत युद्ध आ जाएगा कि किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उत्थान हुआ, शिखर के ऊपर पहुंचा, और किस प्रकार से इसका पतन हुआ। ये सारी तीनों चीज़ें हैं वो इसमें क्या है इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले जो चौथे चरण के बारे में। 3 चरण हमने पढ़ लिए हैं। एक जो सिएटो जो संधि थी, सिएटो तो हो गई थी सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब हुई थी? 1955 में हुई थी। शायद इसमें 1954 लिखा था कुछ ऐसे। तो ये कब हुई थी? 1955 में। इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले चौथे चरण के बारे में जो 1959 से लेकर 1963 तक चला। तो इनके बीच में जो जो मुख्य घटनाएं रही उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो देखो इसकी मुख्य घटना आती है, वो आती है कि उस समय क्या है, ये 1959 की बात करें, 1959 की, तो यहाँ सोवियत संघ की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी इस समय? ख्रुश्चेव। और अमेरिका की सत्ता किसके हाथ में थी? आइजनहावर। तो यहाँ ख्रुश्चेव अमेरिका की यात्रा के ऊपर गए थे और अमेरिका की यात्रा पर गए, वहाँ इन्होंने आइजनहावर को निमंत्रण भी दिया कि भाई मैं भी आ गया और थे भी आओ। आप होता है ना कि आप आओगे तभी हम आएंगे, अब मैं आ गया हूँ तो आप भी हमारे यहाँ आओ। सेम ये चीज़ यहाँ हुई थी। तो इन्होंने आइजनहावर को निमंत्रण दिया, लेकिन भाई इन्होंने ये कहा था इस समय कि भाई जो पुरानी बीतीता ही विसार दे नई की सुध ले, कि जो बात हो गई उनको तो छोड़ो, नई सिरे से क्या है अपने स्टार्ट करो। क्यों? जैसे ब्याह शादी में नहीं होता, जैसे भाई पुरानी ब्याह शादियों में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब नइयों से अपने क्या है दोनों परिवारों में संबंध ठीक रखो ताकि आगे भी क्या है चलता रहे, गांव वाले भी देखें कि भाई सारे भाई भाई एक जगह बैठ रहा है। यही इनके साथ हुआ। ख्रुश्चेव ने इनको निमंत्रण दे दिया। बड़ी यात्रा एकदम सुखद रही थी। लोगों को ये लगा कि ये जो शीत युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हैं ये क्या है अभी धीरे धीरे छटना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक तरह से क्या है इस शीत युद्ध को थोड़ा क्या है कम करना चाहते थे, एक शिथिलता प्रदान करना चाहते थे। तो यहाँ तक तो ठीक रही बात, लेकिन जस्ट इसके थोड़े दिन बाद 1960 में एक देखो एक पेरिस सम्मेलन होना था 1960 में, पेरिस सम्मेलन। तो पेरिस सम्मेलन से पहले ही क्या हुआ, एक विमान कांड हो गया था, विमान घटना जिसको बोलते हैं U2 विमान घटना। ये जो U2 विमान था ये अमेरिका का था और सोवियत संघ की सीमाओं के अंदर ही क्या बहुत अंदर तक चला गया था। और ये विमान कौन सा था? ये विमान था जासूसी विमान। और इस विमान को संघ ने मार गिराया और इसके पायलट को पकड़ लिया था। और ये बताते हैं कि पायलट ने स्वीकार भी कर लिया था कि वास्तव में जो विमान था वो किस लिए आया था? जासूसी करने के लिए ही आया था। और साथ में इस विमान के जो मलबा मिला उसमें कई सारे जो उपकरण लगे हुए थे वो सारे के सारे कौन से उपकरण थे? जासूसी उपकरण थे। तो अब सम्मेलन होना था बाद में, उससे पहले ये 1960 में ये घटना होगी। तो ख्रुश्चेव ने आइजनहावर को बोला कि भाई माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने के लिए बोलेगा वो जो मैंने बात बताई थी पहले कि खेत में अगर बकरी घुस जाती है तो पड़ोसी को बोलते हैं कि भाई तेरी बकरी का ध्यान रख। तो पड़ोसी ये बोलते कि भाई ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे, बांध के रखेंगे, कोई भी कुछ भी है। लेकिन पड़ोसी अगर ये कहे कि भाई हमारी बकरी तो दोबारा आएगी, तेरे को जो करना है कर ले, तेरे को अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही तो खेत के बाढ़ करवा ले। तो यही दिक्कत यहाँ हुई। तो उसमें क्या संबंध बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं है। यही यहाँ हुई। आइजनहावर ने ये कहने की बजाय कि भाई ठीक है गलती होगी, उसके बजाय ये कहा कि ये तो दोबारा भी आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। तो यहाँ क्या बात और ज़्यादा बिगड़ गई। तो इसके बाद जो पेरिस सम्मेलन होना था वो तो विफल होना ही था, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। और यहाँ ऐसा हुआ कि जब आइजनहावर आए वहाँ ख्रुश्चेव ने उससे हाथ भी नहीं मिलाया। अब राष्ट्रपति है अमेरिका का, उस समय का जो शक्तिशाली देश है, उससे हाथ नहीं मिलाया तो सम्मेलन तो वैसे ही फ्लॉप होना ही है, कोई इसमें दो राय थी नहीं। तो एक तो ये घटना हो गई 1959 की, 1960 की, ये 2-3 घटनाएं। एक इसके बाद आता है क्यूबा संकट। देखो क्यूबा में उस समय
1962 की बात करें तो साम्यवादी सरकार थी और नेतृत्वकर्ता कौन थे? फिदेल कास्त्रो। तो यहाँ संघ ने क्या किया? ये साम्यवाद के झंडे के तले था, ये भी साम्यवादी सरकार थी। तो रूस ने क्या किया, जो संघ था, संघ ने क्या किया, यहाँ एक तो अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया क्यूबा में। अब अमेरिका के पड़ोस में अगर रूस का सैनिक अड्डा, संघ का सैनिक अड्डा अगर स्थापित हो रहा है तो उसको दिक्कत तो होनी है। तो अब सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया, वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद इसने क्या है, अपने सैनिक अड्डे पर मिसाइलें तैनात करने के लिए संघ ने अपने पोत विमान है जो वो भेज दिए। तो पोत भेजे तो उनको रास्ते में अमेरिका ने रोक दिया था। तो अमेरिका ने रोक दिया तो यहाँ क्रूसेव ने क्या किया, एक समझदारी भरा निर्णय लिया और उनको क्या किया, वापस बुला लिया। नहीं तो वास्तव में उनको लग गया था कि वास्तव में युद्ध होकर रहेगा यहाँ। क्रूसेव को हो सकता है ये आभास हो गया हो कि भाई ऐसी घटना होने वाली है। तो इन्होंने जैसे ही विरोध किया, प्रतिकार किया अमेरिका ने, इन्होंने क्या किया, अपने जो पोत थे, विमान थे, उनको क्या है, वापस बुला लिया। तो इस घटना को देखो, कैनेडी उस समय आ गए थे राष्ट्रपति। इन्होंने कहा कि ये महान राजनीतिक निर्णय है, ये महान राजनीतिक निर्णय। ये बोला बहुत अच्छा डिसीजन है, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, ये कैनेडी ने कहा। तो ये तो थी बात कौन से चरण की, चौथे चरण की, जो 1959 से 1963 के बीच में हुआ। इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं पांचवें चरण के बारे में। तो पांचवें चरण की अगर बात करें तो पांचवें चरण में देखो सबसे पहले आता है, वो आता है हॉटलाइन समझौता। ये पहले इसलिए लिख दिए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो छूट ना जाए और क्या लिखने में भी थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। तो पांचवा चरण था वो हॉटलाइन समझौता, ये 1963 में हुआ था हॉटलाइन समझौता, 1963। तो यहाँ 1963 में जब ये समझौता हुआ था इनके बीच में, किसके? व्हाइट हाउस और जो संघ की संस्था थी वो कौन सी थी? क्रेमलिन। इनके बीच में समझौता हुआ कौन सा? हॉटलाइन की, संचार के द्वारा जो रेडियो के माध्यम से वो जोड़ा जाएगा। और ये 1962 तक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों को क्या है, संचार हॉटलाइन से जोड़ा जाएगा, जिसमें रेडियो और संचार व्यवस्था होगी और कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ होगी, कोई संकट के समय क्या इससे सूचना दी जाएगी। ये था हॉटलाइन समझौता। और इसी समय एक आया सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, PTBT, 1963। ये इसी के, इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई ऐसा है नहीं इसमें। सीमित परमाणु, देखो नाम से ही पता चल रहा है सीमित परमाणु परीक्षण। परीक्षण तो कर सकते हो लेकिन सीमित तौर के ऊपर, जैसे आप परीक्षण कर सकते हो, भूमिगत परीक्षण कर सकते हो। इसमें इस जो संधि की शर्तें थी उसमें ये लिखा गया था कि आप जो परीक्षण कर सकते हो वो भूमिगत कर सकते हो परीक्षण, सागरीय परीक्षण नहीं कर सकते, वायुमंडलीय परीक्षण है ये, परमाणु परीक्षण है ये नहीं कर सकते, बाकी भूमिगत परीक्षण आप कर सकते हो। PTBT 1963। अब देखो इसी 1963 वाले दौर में एक भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई थी 1965 में। 1965 भारत पाकिस्तान की लड़ाई। तो यहाँ भारत का तो साथ किसने दिया था इस समय? रूस। और इसका किसने दिया था? अमेरिका ने। यहाँ तो अमेरिका ने तो इतना तक कर दिया था कि भारत को आक्रांता देश घोषित करवाने के ऊपर भी तुल गया था। ये तो भला और उसका, जिसने अपने विटो के पावर से एक तरह से क्या है, बचाया था। तो 1965 की ये भी इसी के शीत युद्ध के चरण है एक तरह से देखा जाए तो। फिर ये इजराइल और फिलिस्तीन जो अरब संघर्ष हुआ था 1967,
1967 का जो संघर्ष है इजराइल और फिलिस्तीन, इसमें भी वही सेम चीज़ है। यहाँ इजराइल का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था अमेरिका ने, यहूदियों का साथ दिया। और फिलिस्तीन का साथ किसने दिया? संघ ने। तो ये भी क्या है, एक विशेष कारण इसमें रहा था। फिर अगर बात करें तो वो दूसरी चीज़ आती है, वो आती है परमाणु अप्रसार संधि। NPT। तो ये जो NPT की बात है, सब इससे भली भांति परिचित हो, 1968 में है ये NPT, 1968। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी इसके 190 देश हैं सदस्य, 190 शायद एक कम हो गया है, 189 रह गए हैं शायद। उत्तरी कोरिया है वो हट गया इससे, उत्तरी कोरिया इस संधि से हट गया है। फिर भी कोई लेटेस्ट हो तो और देख लेना आप, 190 इसमें सदस्य देश थे। तो ये परमाणु अप्रसार संधि, देखो इसकी शर्तें क्या थी? इस परमाणु अप्रसार संधि की शर्तें ये थी कि जिन लोगों ने पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, जो पहले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, वो भविष्य में भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो आगे भी नहीं कर सकते। भाई जो पढ़ लिख गए हैं वो आगे भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो आगे MA भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आगे। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, वो अनपढ़ ही रहेंगे, उनको पढ़ने। तो ऐसी शर्तें इन्होंने क्या है आरोपित करी थी। तो फिर भी देखो कितने सदस्य देश हैं, 190। ये है परमाणु अप्रसार संधि। फिर यहाँ बात आती है बर्लिन समझौता। तो बर्लिन से पहले देखो, एक इसी 1968 की बात करें तो एक ब्रेज़नेव उस समय संघ के थे। ब्रेज़नेव का सिद्धांत भी आता है 1968 में। इसमें इन्होंने भी यही कह दिया जो सेम अमेरिका जैसे देश कह रहे थे कि साम्यवाद की जो सरकार है, जिन जिन राज्यों में, जिन जिन देशों में साम्यवाद की सरकार है या स्थापना होने वाली है, उनके अगर पूंजीवाद की, उनके ऊपर या किसी देश के ऊपर जिसमें साम्यवाद की सरकार है उसके ऊपर पूंजीवाद ने अगर हमला कर दिया, किसी भी देश ने पूंजीवाद ने, तो वो समस्त साम्यवाद के ऊपर हमला माना जाएगा। वही जैसे कल वाली बात, जैसे किसी भी नाटो के ऊपर हमला किया तो वो किसी भी सदस्य देश के ऊपर, तो वो नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा। सेम ये ब्रेज़नेव ने सिद्धांत दिया था यहाँ 1968 में। इसके बाद बात आती है बर्लिन समझौता 1971। बर्लिन समझौता से पहले एक समझौता और हुआ था, इसको मास्को समझौता भी कहते हैं, मास्को वन है शायद, एक मिनट। हम मास्को वन समझौता ही है। तो इस समझौते के अंदर क्या हुआ था कि जो जैसा है भाई, जर्मनी के ऊपर क्या है, अब आक्रमण नहीं किया जाएगा। जो ये पूर्वी जर्मनी जो हमने कल पढ़ा था, पश्चिमी जर्मनी, तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। इसके बाद ये समझौता हुआ था बर्लिन समझौता। बर्लिन समझौता में क्या हुआ था कि दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों के बीच क्या आवागमन शुरू हो गया था, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से एकदम से क्या है चलने लग गया था। ये सारे जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो हैं जो 5वें चरण है उससे संबंधित। एक इसके बाद जो यूरोपियन सम्मेलन भी होते हैं, यहाँ यूरोप को कैसे उबारा जाए, यूरोपियन सम्मेलन ही थे, जिसमें प्रथम यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन, यूरोप की सुरक्षा से संबंधित। उन्नीस 3 हुए थे, 1974 और 1977। यह तो हुआ था यूगोस्लाविया में। और ये हुआ था संघ में, और ये हुआ था फिनलैंड है शायद,
फिनलैंड। तो ये तीनों सम्मेलन थोड़ा ध्यान रखना। अब यही वो समय था जब, ये तो देखो ये हमने बात कर ली प्रथम यूरोपियन सम्मेलन, दूसरा 76 और तीसरा 77। इसी समय देखो एक घटना, जो घटना क्या कहें, ये तो जो शिथिलता का दौर था उसकी बात करते हैं। शिथिलता का दौर था, उसमें एक शब्द आता है, वो आता है तनाव शैथिल्य या देतांत। ये जो वर्ड है फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रेंच भाषा का, और इसका मतलब यही है कि रिलैक्सेशन टू दी टेंशन, जो तनाव है उसके अंदर कमी, तनाव में कमी। ये 5वें चरण की घटनाएं हैं सारी। जो तनाव शैथिल्य आया था, जो तनाव में एक तरह से रिलैक्सेशन आया था, उसके बारे में है। तो तनाव में इस समय क्या आई थी, कमी आई थी। तो यहाँ तनाव में जब कमी आई, उसी समय देखो कई घटनाएं और हो गई, जिसमें सबसे जो घटना आती है वो आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में देखो उस समय साम्यवाद की सरकार के समर्थन में क्या किया, और संघ ने सेनाएं उतार दी अपनी। जब संघ ने सेनाएं उतारी तो ये जो तनाव शैथिल्य का जो दौर आया था बीच में, उसको बड़ा आघात लगा। अब यहाँ देखो एक चीज़ और, यहाँ चीज़ आप ध्यान देने वाली है कि यहाँ अब जो युद्ध है वो यूरोप से निकल गया। यूरोप से निकलकर युद्ध कहाँ प्रवेश कर गया, एशिया में। और इसी शीत युद्ध को किस नाम से फिर जाना गया, नवीन शीत युद्ध। नवीन शीत युद्ध इसलिए जाना गया क्योंकि ये पहले चरण से भी ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि इस समय क्या है, बड़ी महाशक्तियाँ, और क्योंकि चीन भी उस समय बड़ी महाशक्ति बन गया था, चीन भी इसमें क्या हो गया था, शामिल हो गया था। भाई एशियाई देशों में आ गया तो चीन भी इसमें क्या हो गया था, शामिल हो गया था। दूसरी चीज़, पहले थी बराबरी की लड़ाई, अब आ गई थी वो वर्चस्व की लड़ाई की सिंगल कौन रहेगा। तो इसको किस नाम से जाना गया, इस जाना गया नवीन शीत युद्ध के नाम से इसको जाना गया। दूसरी चीज़ यहाँ एक बात और करें तो उस समय जो 70 का दशक था, 70 वाला दशक, उस समय तेल की बड़ी कमियाँ चल रही थी, तेल की बड़ी मांग हुई, सॉरी कमी नहीं, तेल की मांग उठी। और शिथिलता आने का एक कारण ये भी रहा कि जो संघ था वो इस संपदा से परिपूर्ण था, भरपूर, परमात्मा ने उसको सौंप रखा था। तो संघ तो क्या है, तेल बेचने में लगा रह गया। यहाँ संघ की सबसे बड़ी गलती यही रही कि इस समय क्या है, वो तेल बेचने में लगा रहा, तेल बेचता गया और अन्य चीज़ों के ऊपर इसने क्या है, फोकस नहीं किया। जो तकनीक बढ़ानी थी उस समय यहाँ क्या है, ये पिछड़ गया था। शिथिलता वाले दौर की बात है, ये सिर्फ क्या पैसे अर्जित करने में लगा रहा, पैसे आ रहे हैं बस, ठीक है। जैसे 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई होती है ना, उस समय कहीं से अगर ऐसा चस्का लग जाता है ना पैसे वाला, तो फिर पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि वो दौर ही ऐसा होता है। तो ये इनका दौर था। इन्होंने कहा कि जितनी मुद्रा अर्जित की जाए उतनी कम है, और इसमें ही लगे रहे। तो यहाँ इसके बाद ये दौर आता है, वो आता है नवीन शीत युद्ध की। इसमें छठे चरण में की बात करें तो कोई खास इसमें है नहीं, ये तो शिथिलता वाला दौर था एकदम। इसमें एक तो आती है खाड़ी सिद्धांत को। तो खाड़ी सिद्धांत में भी यही था कि अमेरिका ने ये कहा कि भाई अगर खाड़ी देशों के ऊपर किसी ने हमला किया या इनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो वो समझ लो अमेरिका के ऊपर ही क्या है, हमला है। ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया था। और एक ही स्टार वार कार्यक्रम चला था, स्टार वार 1983 1983 जब भारत विश्व कप जीता था। पिक्चर आ रही है अभी तो, कपिल देव वाली, रणवीर सिंह है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ले, क्योंकि करंट का है ये। तो अभी ये मान लो करंट का है 1983 वाला, तो क्योंकि विश्व कप भारत पहली बार विजेता बना था, फिर 2011 में। तो स्टार वार्स कार्यक्रम में 1983 में जब चला सामरिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम, तो इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में हथियार स्थापित करेंगे और वहीं से क्या ऐसी मिसाइलें लैस करके अंतरिक्ष में रखी जाएगी कि वहीं प्रतिरक्षा कार्यक्रम था एक तो,
एंटी मिसाइल भाई नष्ट कर देंगे, कोई भी मिसाइल हमारी तरफ आएगी उसको नष्ट कर दिया जाएगा, और ये वो कई सारी चीज़ें थी। संघ ने क्या है इसका विरोध इसलिए किया कि ये एक तरह से वास्तव में क्या था, अपनी शक्ति की, अमेरिका इसके नाम से क्या अपनी ये सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। ये सब बोला बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें। स्टार वार्स जो हॉलीवुड मूवियों में होता है, स्टार वार्स सीरीज़ भी आपने देखी होगी, तो बोला ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या है दौर चलते रहे। एक कारण ये भी रहा जो एक तो ये तेल की मांग बढ़ा, एक दूसरा कारण ये रहा कि ये जो अन्य देशों को आर्थिक सहायता दे रहे थे, जैसे अमेरिका ने, हमने कल बात करी कि 1200 करोड़ डॉलर की यूरोपियन देशों को सहायता करी सिर्फ 4 सालों में, 1200 करोड़ डॉलर, 48 से 52। तो 48 से 52 में अब ये देखो अमेरिका तो इस चीज़ को झेल गया, लेकिन रूस क्या है अंदर ही अंदर इससे क्या है टूटता गया, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि सब कुछ क्या है रूस के एकदम, फिर वो बस से बाहर हो गई, फिर वो बस उसने क्या हाथ खड़े कर दिए। और आप सबको पता ही है 1991 में क्या है इसका पतन हो गया था। तो ये चरण हमने पढ़े हैं। इसके बाद शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, इसका सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे देखो नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कर देखो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक दिए। तो आज गर्मी आ गई है तो अभी तो क्लासों में ऐसा ही रहेगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।